जावेद साहब, जी जावेद साहब, सियासी तनाव अपनी जगह मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि सबको मिलकर बैठकर बात करनी है। तो फिर मिलकर बैठते क्यों नहीं? क्या सिर्फ महज बातें ही की जा रही हैं सियासी कायदीन की जानिब से, या फिर अमली तौर पर भी हम देखेंगे कि ये एक टेबल पर बैठेंगे मुल्क व कौम के लिए? उसकी वजह यह है कि मुल्क व कौम का यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ सवाल है अपनी अपनी बादशाहत को बचाने, अपनी अपनी पॉलिटिकल लेगेसी के डूबने के ख़तरे के नतीजे में ये सारी सिचुएशन क्रिएट गई है। ये किसी एक बंदे की ख्वाहिश पे नहीं है। ये पॉलिटिकल लेगेसी आपकी डूबती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आप इलेक्शन से भी राह मफरूर हैं, आइन को भी मानने को तैयार नहीं है, और 3-2 के बेंच को 4-3 कर दिया, 4-3 के बेंच में नया लकूना निकाल दिया, एक ने इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरा नया आ गया। और ये कहानी एक जानबूझकर क्रिएट की जा रही है ताकि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि ये कौम जो उसके बुनियादी मसाइल हैं उसकी तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में हमने तवज्जो दी नहीं है, तो आगे भी तवज्जो ना जाए और कौम जो इलेक्शन डिमांड कर रही है उससे भी राह मफरूर इख्तियार किया जाए। बुनियादी तौर पर यह मसला है। आपने अब बात की डायलॉग की, कौन सा डायलॉग? जब इमरान खान को मिलने इफ्तिखार साहब के दोस्त गए, एक ऑल पार्टीज की बात हुई, तो अगले दिन आपने 8 अक्टूबर का इलेक्शन अनाउंस कर दिया। शब खून तो पहले आपने मारा ना, फिर उसके बाद कौन से दोस्त गए थे? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने ये किया कि ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान उठा लें, राना सनाउल्लाह का उठा लें, मरियम नवाज शरीफ का बयान उठा लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बयान उठा लें कि हम तो इमरान खान पे एतबार ही नहीं करते, हमने बात ही नहीं करनी। बात करनी है तो मेरा मोहतरम प्राइम मिनिस्टर कहता है पहले कौम से माफ़ी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इसकी बात पे कौन सा एतबार करें कि इसकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान इनको कहता है कि ये चोर हैं, डाकू। कौन सा ग्रैंड डायलॉग, कौन सी बातचीत? अगरचे इनके बैकडोर में गुफ्तो शनीद हो रही है, 4 निकाती एजेंडे पे बातचीत हो रही है, मगर बात यह है कि जो सबसे बड़ा इशू है कि देयर इज नो ट्रस्ट बिटवीन दीज पॉलिटिकल लीडर्स। इन्होंने कौम को इस नहज पे पहुंचा दिया है, पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है सिर्फ अपनी सियासत के लिए, कि आज ना ये आगे जाने को तैयार है ना पीछे जाने को तैयार है। यहां तक कि इन्होंने अदारों को भी बीच में इन्वॉल्व करके अदारों को भी टारगेट कर दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का हशर हुआ है, यार तो खुदा का खौफ खाओ। सही कह रहे हैं आप। आपने मईशत तो बर्बाद कर दी थी, आप ठीक कह रहे हैं जावेद साहब, इस अदारे को तो बर्बाद मत करो। शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले पर अपील हो सकती है दोबारा? देखो, अपील तो होगी डेफिनेटली, लेकिन देखने की चीज़ है कि ये नौबत आई क्यों। नौबत इसलिए आई कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से इस चीज़ को सियासी बुनियादों के लिए इस्तेमाल किया गया, अपने पॉलिटिकल हरीफों को नीचा दिखाने के लिए, अंदर करने के लिए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी ज़िंदा मिसालें जावेद लतीफ़ साहब हैं, और उसके बाद जावेद हाशमी हैं, शहबाज गिल हैं, और हमने एक वतीरा बना लिया था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो भी पॉलिटिकल लीडर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ सर उठाता या इस्टेब्लिशमेंट को, खुली बात करें ना, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता था तो उसके ख़िलाफ़ ये मुकदमात बना दिए जाते थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस पे बात लंबी हो सकती थी, ज़रा खुल के हो सकती थी, क्योंकि कानून ठीक है लेकिन इसके जो मकासद हासिल किए गए वो गलत थे। Exactly. बुनियादी तौर पे हमें उन मकासद से बचाने के लिए पहली बात यह है कि फुल बेंच बनाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हमें उनको भी रोकना था ताकि मुस्तकबिल में वो चीज़ ना हो सके। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, हमारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि कब तक ये टोपी ड्रामा करके एक दूसरे के खिलाफ हम ये बगावत के मुकदमे बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। क्या जावेद हाशमी को आपने चेंज कर लिया? जावेद साहब, क्या जावेद लतीफ को आपने चेंज कर लिया? कोई चेंज नहीं होता। जिस पॉलिटिकल लीडर, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा है, अगर आप उसको बगावत के जुमरे में लाकर बंद करेंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। इमरान खान पे आपने बात की, मकासद हासिल करने की आपने बात, बाजवा साहब की डॉन लीक्स वाली बात याद आ गई। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आकर इस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। और कहते हैं कि डॉन लीक्स, जिसे कि आगाज में
कौमी ख़तरा तस्वुर किया जा रहा था वो कुछ भी नहीं था, उसे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने इस्तेमाल किया था अपनी एक्सटेंशन के लिए। तो जावेद साहब अब ये इंकशाफात क्यों? यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक शख्स जो 6 साल पाकिस्तान का सिपह सलार रहा और आज किस्तों में वो बातें कर रहा है जो मैं समझता हूँ कि उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, बल्कि अमली तौर पे जब वो आर्मी चीफ थे उन सब चीज़ों का अदराक करने की ज़रूरत थी ताकि मुस्तकबिल में वो चीज़ें ना हो सकें। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, कि आज वो गुफ्तगू हो रही है जो होनी नहीं चाहिए थी। अगर इस तरह पाकिस्तान के साबिक सिपह सलार गुफ्तगू करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 75 साल में ऐसे राज दफन हैं कि इससे तो तूफ़ान आ जाएगा। आप उस दिन, जिस दिन ये पहली किस्त आई थी, तो इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो बात ये थी कि आप उन 6 साल में अपनी कंट्रीब्यूशन बताएं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया। ना कि आपकी ये तीनों किस्तें सिर्फ सियासत, सियासत और सियासत। कभी आप जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते हैं, कभी जनरल रिजवान की बात करते हैं, कभी नवाज शरीफ की बात करते हैं, कभी इमरान खान को झूठा करते हैं। जब आपको ये तमाम चीज़ें पता थीं तो उन 6 सालों में इन तमाम चीज़ों के लिए आपने अमली तौर पे क्या किया। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, डिसिप्लिन्ड अदारा है, एक वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान का कस्टोडियन है। पाकिस्तान की ये 6 लाख में से 6 लाख लोग रातों को जागकर इस कौम की हिफाजत करते हैं। ठीक है, आप उसी का तमाशा लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।